नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का 17 चैप्टर जो पौधे एवं जंतु का संरक्षण, इस अध्याय का नाम है। और इस अध्याय को जो सो आपको मैं विस्तार पूर्वक और एक एक टॉपिक को बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से इस अध्याय को देखिएगा और वीडियो को सुनते जाइएगा, हमारी बातों को वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक समझते हैं कि इसका हेडलाइन जो है सो पौधे एवं जंतु का संरक्षण क्यों रहा पड़ा। देखिए, पौधा एवं जंतु का संरक्षण, देखिए अभी के ज़माने में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि पौधे जो है सो बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रहा है, और जो हमारे जंगल के जो जीव जंतु हैं उसे भी बहुत अधिक मात्रा में लोग उसे मार रहे हैं या वो मर रहे हैं, यानी कि विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उसके बचाने का क्या उपाय है और उसे हम कैसे बचाएं, उसी को संरक्षण करना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। गर्मी की छुट्टी के बाद आज विद्यालय खुला है। कुछ बच्चे छुट्टी में घूमने गए थे। अपने दोस्तों के साथ अपने अपने अनुभव को बांटने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उनमें से कुछ कुछ बेताला राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, कुछ जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर, कुछ बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, और कुछ लोग अभ्यंतरण भ्रमण करने गए थे। बच्चे आपस में अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। काफ़ी उत्साहित एवं खुश हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि बहुत दिनों के बाद, अर्थात गर्मी छुट्टी के बाद जब स्कूल खुला तो बच्चे गर्मी छुट्टी में जो है सो घूमने गए थे। कोई बच्चा जो है सो चिड़ियाघर देखने गया था, और वह चिड़ियाघर का नाम भी लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर। तो कोई जो है सो बेतला राष्ट्रीय उद्यान गया था, तो कोई बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान गया था। यानी कि सभी बच्चे जो है सो कहीं न कहीं गर्मी छुट्टी में घूमने गए थे। उसके बाद जब स्कूल खुला हुआ है तब जो है सो बच्चे स्कूल में अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ जो है सो क्या कर रहे हैं, यानी कि इस बात को साझा करें कि हाँ, हमने जो है सो उस चिड़ियाघर में इस तरह देखा। तो दूसरा मित्र कहता है कि हमने उस उद्यान में इस प्रकार से देखा। तो इस प्रकार से वो बात को अपने साझा कर रहे हैं, और वह जो सो खुश बहुत नज़र आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है। फिर आगे देखिए, कहा जाता है कक्षा में इस बात की चर्चा हो रही थी, आखिर ये उद्यान को बनाने का कारण क्या है। और बच्चे ये सब अपने आप में जो है सो विचार कर रहे थे कि ये सभी चिड़ियाघर उद्यान जो है सो बनाने का कारण क्या है। तो देखिए क्या कारण है, समझिए, और आप भी जो है सो कारण को समझिए कि चिड़ियाघर बनाने का कारण क्या है, बिरसा मुंडा उद्यान बनाने का कारण क्या है। तो समझिए, कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि फर्नीचर बनाने या ईंधन के लिए लकड़ी कहाँ से आता है। कृषि के लिए भूमि कहाँ से प्राप्त होता है। इनके लिए वनों को समाप्त किया जा रहा है, या जीवों को अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इससे मानव जाति भी खतरे में है। कहने का अर्थ ये बनता है कि देखिए, जो जंगल है उसे बहुत अधिक मात्रा में कटाई की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ भवन निर्माण किया जा रहा है, तो वह भूमि का जगह, सॉरी, वहाँ जो है सो कृषि के स्थान बनाया जा रहा है। फिर लकड़ी काट के जो सो क्या किया जा रहा है, उसे फर्नीचर की, जो जैसे कि घर में दरवाज़ा लगता है तो लकड़ी का होता है, तो ये सभी का जो है सो काम जो है सो लकड़ी से ही होता है। तो उसका भी उपयोग, इसीलिए जंगल को कटाई की जा रही है, जंगल की कटाई की जा रही है। तो जंगल की कटाई जा रही है, तो जंगल में रहने वाले जानवर जो सो क्या कर रहे हैं, वह जो सो वहाँ से जो सो भाग के कहीं और जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस प्रकार से जो सो उनका अस्तित्व जो सो खतरे में पड़ जा रहा है। तो खतरे में पड़ जा रहा है क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है सो उसे भगा रहा है। यही आप सीधा समझिए, ठीक है। तो फिर और इस प्रकार वो जो सब पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो पर्यावरण के संतुलित करने वाला अगर नहीं रहेगा तो हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा, और पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, असंतुलित हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी जो है सो असंतुलित हो जाएगा, और हम भी जो है सो खतरे में पड़ जाएंगे। फिर आगे कहा जाता है, जंगल में आग आग दालन के भीषण सूखा भी वनों का समाप्त कर, कर, करता जा रहा है। वनों का इस तरह नष्ट होना वनोन्मूलन कहलाता है, और वनों को इस तरह से नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन कि जो सो वन जो है सो इस प्रकार नष्ट हो रहा है, इसे वनोन्मूलन कहते हैं, और इसे रोकना अति आवश्यक है। ठीक है।
फिर आगे देखिए क्रियाकलाप एक कहता है वनोन्मूलन के कारण की सूची बनाइए एवं इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है। और वनोन्मूलन के परिणाम, आजकल जंगल में हाथी गांव जंगल के हाथी गांव में क्यों घुस जा आ रहे हैं? क्योंकि ये बस्ती को उजाड़ रहे हैं। वे क्यों फसलों को बर्बाद कर रहे हैं? बताइए। आप बता सकते हैं कि जो जंगल के हाथी जो है सो हमारे गांव तरफ तो बहुत हाथी आते हैं, और आपके आते हैं कि नहीं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो हमारे गांव तरफ जो है सो हाथी आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि उसका जंगल में जो हम लोग जो है सो हम लोग या बोल सकते कोई और व्यक्ति जो है सो रहने का जगह जो है सो उसका उजाड़ दे रहा है, जंगल कटाई कर दिया जा रहा है। तो क्या होगा, वो जो सो गांव में आ जाते हैं और फसल बर्बाद करते हैं, तो घर को तोड़ उड़ करते हैं, यानी कि वहाँ जो है सो वह तबाही मचा के जाते हैं। फिर आगे कहते हैं वनोन्मूलन से हम कई प्रकार के जंतुओं, यानी कि वन के कटाई से कई जंतुओं के आवास को समाप्त कर देते हैं। सही बात है। अगर जंगल को क्षति पहुंचाते हैं तो जंगल में रहने वाले बहुत जीव को जो है सो हम नष्ट कर देते हैं। ये अब समझ बैठिए। उनके उनके खाने की वस्तु को भी नष्ट की जाती है। उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, और उनका जीवन जो है सो अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर एक ताप एवं एक प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हो जाता है। और अगर वन की कटाई की जाती है तो पृथ्वी पर तापमान की भी जो है सो वृद्धि हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर जो सो बढ़ जाता है। ठीक है। ये कहने का अर्थ है। फिर इसे कहता है इससे भौम जल स्तर नीचे जा जाता है, और जो हमारा भौम जल है उसका स्तर भी नीचे चला जाता है पेड़ पौधे के काटने से। अर्थात पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, और पर्यावरण का संतुलन जो है सो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और मेन रीज़न क्या है? जंगल को काटने। और जंगल को अगर नहीं काटें और पौधे लगाएं तो क्या होगा कि जो है सो जंगल से हमें जो है सो बहुत ही फायदा होगा। और जो हमारे गाँव में जो है सो जो हाथी आ जाते हैं वो हाथी आ भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जंगल जो है सो अधिक मात्रा में कटाई की जा रही है, तो आने का उनका जो है सो रीजन यही है। फिर आगे कहा जाता है यदि वृक्षों की इसी प्रकार लगातार कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी हो जाएगी। यदि हम जो है सो वनों को जो है सो इस प्रकार की कटाई करते रहें तो क्या होगा, जो है सो वन जो है सो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। फिर आगे कहा जाता है वनोन्मूलन के बढ़ रहे सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा की संभावना भी बढ़ जाती है। और जब वन को कटाई अधिक किया जाता है तो सूखा भी पड़ना जो है सो आरंभ हो जाता है। बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो फसल हमारे यहाँ होगा ही नहीं। फिर आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। सही बात है। और इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण को ग्रहण कर लेती है, और पर्यावरण परिणाम स्वरूप विश्व उष्मीय होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जो सो लेने वाला ही खत्म हो जाएगा पृथ्वी से, तो क्या होगा, उसका मात्रा बढ़ जाता है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है सो हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि विश्व ताप जो है सो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इस प्रकार से जो सो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण से बहुत प्रकार की जो सो हमें क्षति हो सकता है, जैसे कि ओजोन परत छेद होना। ठीक है। और अनेक प्रकार की बीमारी हो जाता है ओजोन परत के छेद होने से। इसके अगले वाले चैप्टर इसके पिछले चैप्टर जो था उसमें जो सो पूरा तरह से ओजोन के बारे में बताएं, तो उस अध्याय को भी आप देख लीजिएगा, रीडिंग का है। और प्रश्न उत्तर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। फिर आगे कहा जाता है, देखिए पृथ्वी के ताप में वृद्धि, ये तो समझ लें आप कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है, और इससे और वर्षा दर और कभी कभी आती है, और इसके कारण सूखा पड़ जाता है। और भूमि पर वृक्षों के कटने से मृदा पर्दन भूमि का कटाव, यानी कि देखिए मृदा पर्दन भी स्टार्ट हो जाएगा। जब भूमि अगर जैसे समझिए जब वृक्ष को काट दिया जाएगा तो उसका जो वृक्ष होता है, पेड़ पौधे होता है, वो जड़ जो है सो मिट्टी को पकड़ के रखता है। लेकिन जब बारिश फिर होगा तो क्या होगा, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो पानी जो है सो
उस मिट्टी को जो है सो बहा बहा के ले जाएगा और मृदा का अपरदन भी हो जाता है। तो पेड़ लगाने से मृदा अपरदन होता है, यानी कि पेड़ लगाने से हमारा जो है सो समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है सो क्या होता है, पर्यावरण को संतुलित करता है। मेन है पेड़ पौधा और पर्यावरण को संतुलित करने वाले जानवर भी, ठीक है। तो पर्यावरण के पर छेड़छाड़ ना करें, ठीक है, सबसे पहले ये समझिए आप। फिर आगे कहा जाता है इससे मृदा में हुmus की कमी हो जाती है तथा इससे उर्वरक की अपेक्षा कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वरक शक्ति मरुस्थल में परिवर्तन हो जाती है, जिससे मरुस्थलीयकरण कहते हैं। और वनों मूल में मृदा की जल धारा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे और अंतःसरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ती है, जिससे परिणाम स्वरूप बढ़ जाती है और मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे जो क्षेत्र है या आपकी जो क्षेत्र है, अगर वहाँ वन कटाई होता है तो आप उस पर जो है सो कुछ एक्शन लीजिए, उसमें जो है सो आप कुछ करने का प्रयास कीजिए, ऐसा करने का प्रयास कीजिए कि वन कटाई ना हो, क्योंकि वन कटाई होगा जहाँ वहाँ जो है सो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। समस्या उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का भी बढ़ जाना, आपके क्षेत्र में बारिश कम होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा, यानी कि सभी प्रकार की समस्या फिर आपको जो है सो जूझना होगा। तो इन समस्याओं से बचना है तो जो है सो आपको क्या करना होगा, जो है सो बच के रहना होगा। किससे कि वृक्ष को जो है सो लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए, और काटने किसी को देना भी नहीं चाहिए। आप इसे जो है सो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये भी कुछ मेन टॉपिक बातें हैं, आपको मैं हेडलाइन कर दिया हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये भी जो है सो कुछ प्रश्न है, इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको ऊपर बताएं वही जो सो इसमें भी पूछा गया है। फिर आगे कहा गया वन एवं वन प्रणालियों का संरक्षण। आपने जाना कि वनों की कटाई से वन जीव बेहद बेघर हो जाते हैं और उनके खाने की चीज़ नष्ट हो जाती है तथा जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर हम जो सो जंगल का कटाई करेंगे तो हमारा जो जंगल का जीव है उनका जो सो बेघर हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर घर से भगा दिया जाता है तो आप घर से बेघर हो जाते हैं, आपका खाना पीना भी घर से टूट जाता है, नाता भी टूट जाता है। तो उसी प्रकार होता है जब हम जंगल को काट देते हैं तो वो अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और जो है सो उनका खाना पीना भी जो सो हम नष्ट कर देते हैं, अर्थात पेड़ पौधे को काट देते हैं तो वही जो सो उनका खाना पीना रहता है। अब आप देख सकते हैं कि एक वन कर्मचारी महेश्वर जी की अनुमान है, एक कर्मचारी है जिनका जो है सो उनका अनुमान क्या है सो देखिए आप, ये है बेतला जैविक उद्यान, जो शायद झारखंड में ही है, हमको इतना पता नहीं है लेकिन ये शायद झारखंड में बेतला जैविक उद्यान। देखिए क्या कहा जाता है, महेश्वरी जी बताते हैं कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों को अतिरिक्त सरकारी एजेंसी भी वन एवं वन जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम विधियां और नीतियां बनाती है। इसके तहत कई वन जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि का निर्माण किया गया है, जो पौधा और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। कहने का अर्थ है कि जो सो इस पर जो सो हम ही नहीं, हमारे जो क्या है, हमारे जो क्या बोल सकते हैं आप, जो हमारे सरकार हैं वो भी इस पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो नए नए उद्यान बनाए जा रहे हैं, नए नए चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जानवरों को जो सो यहाँ सुरक्षित रखा जाए, उद्यान में जो सो इसे सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए जो सो सरकार भी इन बातों पर बहुत ध्यान दे रही है और हमें तो देना है ही, क्योंकि एक पब्लिक होने के नाते, जो सो देश के नागरिक होने के नाते इन सभी बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग और अनेक सारी समस्या से हमें फिर जूझना होगा। फिर अब इसे जो सो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सबसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे पढ़ते जाइएगा। आगे कहता है वन प्राणियों के आवास का संरक्षण। देखिए वन प्राणी जो है सो उसका आवास का संरक्षण, यानी कि उसका बचाव का क्या कारण है, बचाव रखने का क्या कारण है, अच्छी जगह कहाँ है। सो देखिए हमारे देश में इस तरह कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वन जीवों के सुरक्षा के लिए मनुष्य का वन में प्रवेश निषेध है, मनुष्य का जो है सो वन में प्रवेश करना अनिवार्य नहीं है। दूसरा,
कुल 77 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? जहाँ जीव जंतुओं को जो है सो पाला पोसा जाता है, यही साफ साफ समझिए। फिर आगे 1986 में वन जीवों की सुरक्षा एवं मानव एवं जैविक कार्यक्रमों की शुरू किया गया। फिर आगे अभ्यक्षण में मनुष्यों की स्वतंत्रता गतिविधि निषेध है। कुल 421 वन प्राणी रक्षण बनाए गए। कुल 17 जैविक मंडल संरक्षित किया गया और 1972 से 1973 में द्वारा बाघ परियोजना शुरू किया गया और कुल 19 बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए और 19 गो जो है सो क्या बनाया गया? बाघ को संरक्षित करने का क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितने जो है सो हमारे सरकार भी इन सारी चीज़ों पर कितने ध्यान देती है और हमें भी देना चाहिए। फिर आगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। पहला कोर क्षेत्र, जिसमें मनुष्य की कोई भी गतिविधि ना हो। दूसरा बाह्य क्षेत्र, जिसका उपयोग शिक्षा एवं शोधक कार्यों के लिए किया गया हो। तीसरा ट्रांजिशन क्षेत्र, यह सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित ऐसे होता है जो आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु स्वतंत्र हो। अब देखिए आगे देखते हैं, ये क्रियाकलाप आप खुद ही समझ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, वनस्पति एवं प्राणी। वनस्पति क्या होते हैं? आप बार वनस्पति वर्ड से समझते नहीं होंगे। तो वनस्पति जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसे ही वनस्पति कहते हैं और जीव जंतु पर प्राणी जाति जो हमारे जंगल में पाए जाने वाले जितने भी जानवर होते हैं। आप देख सकते हैं कितने जानवर हैं यहाँ। चीता तो हमारे यहाँ से लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे, ये देख सकते हैं। अब फिर आगे एक क्रियाकलाप को समझ लीजिएगा। अब लेकिन ये देखते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पेशलिस्ट जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाती है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है या किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु विशेष क्षेत्र होता है। क्या? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, या जो सो हर जगह पाने वाला चीज़ नहीं है, इसे विशेष रूप से जो सो इसे रखा जाता है। फिर आगे ये सब प्राणी को आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे ये जंगली आम का वृक्ष है, ये भी जो सो जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दिखाता है विशाल गिलहरी, ये भी जो सो जंगल में मिलता है। तो ये सबको हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब जो सो आप समझिए कि हमारे पर्यावरण से अगर एक भी जीव का पूरा तरह से लुप्त हो जाता है, उसका पूरा तरह से जो सो क्या बोलते हैं समाप्ति हो जाता है, तो हमारा पर्यावरण का बहुत ही नुकसान होता है। कहने का अर्थ ये समझिए कि हमारा जंगल है, उस जंगल से अगर बाघ मर जाता है तो उस पर्यावरण का जो सो संतुलन पूरा तरह से बिगड़ जाता है। समझिए कैसे? जैसे जंगल में और सारे जीव हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में जनन करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और संख्या बढ़ जाने के कारण से हो सकते हैं कि गांव में भी अटैक करते या शहरों में आ जाए। ये हो गया। दूसरा रीज़न ये कि उनके मरने पर जो है सो बाघ ही खाता है। अगर बाघ ही नहीं रहे तो कौन खा सकता है? बाघ कहने का अर्थ कि उसमें जितने भी टाइगर के प्रजाति आते हैं सभी। ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि जब उनकी संख्या बढ़ता है तो बाघ उन्हें मार के जो है सो नियंत्रण करता है उनकी संख्या को, और इस प्रकार से वो पारितंत्र को जो है सो क्या करते हैं, हमारा पर्यावरण को जो है सो संतुलित बना के रखते हैं। तो एक भी प्रजाति का जो सो विलुप्त होना हमारे लिए बहुत ही दुख की बात होती है। फिर अब आगे देखिए, तथा इसके अतिरिक्त को भी खतरा हो सकता है। प्रजातियां सजीवों की वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्गत करने में सक्षम होते हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही संतान उत्पन्न करते हैं। सही बात है। इससे सदस्यों के कुल लक्षण, शारीरिक बनावट, भोजन समान होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर एक गिलहरी है तो गिलहरी का बच्चा पैदा होता है तो वह गिलहरी जो है सो अपने अगर संतान को अपने वंशज को लुप्त कर देता है तो क्या होता है, अगर पर्यावरण से खत्म हो जाता है तो हमारा पर्यावरण जो है सो अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। फिर आगे कहा जाता है क्रियाकलाप 4 को पढ़ लीजिएगा। अब इसे संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए चिड़ियाघर बनाया गया है। यह जानवरों को विशिष्ट घेरा या जाल के अंदर अलग अलग
कैटेगराइज करके रखा जाता है। फिर आगे कहा जाता है वनस्पति अभ्यर्चन। आरक्षित आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप से संरक्षित रहते हैं और वन्य प्राणी अभ्यर्चित कहा जाता है। अभ्यर्चन में प्राणियों अथवा जंतुओं को मरने या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध होता है। यह अफसोस की बात है कि अब संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रही है, क्योंकि इनका आसपास में क्षेत्र में रहने वाले लोग उन पर वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि अब जो सो जंगल भी जो है सो सेफ नहीं रहा है। क्यों सेफ नहीं रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग जो है सो उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, जंगल पर अटैक करके जो है सो जानवर को मार देते हैं, पैसे के लोभ में, खाने के लोभ में। ठीक है, तो समझिएगा। अब ये बात को आप खुद ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। चिड़ियाघर और बताइए। अच्छा ठीक है, 5वां क्रियाकलाप भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड के पलामू जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभी आपको मैं बताएं, वो जो सो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पलामू जिला में है, झारखंड के, जो बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ को संरक्षित रखने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है सो झारखंड के पलामू जिले में बाघ को रखने के लिए बनाया गया था, या सो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जो बाघ के लिए ही स्पेशली रखा गया था कि बाघ ही यहाँ जो सो रखा जाएगा, उसे ही संरक्षित किया जाएगा। जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू किया गया। और इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविका एवं संवर्धन करना। बाघ उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में लुप्त होते जा रहा है, परंतु पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब पलामू में जो सो इस प्रकार का बेतला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जहाँ बाघ को जो सो संरक्षित करने के लिए बनाया गया, तो वहाँ से हमें जो सो बेनिफिट मिलता है, वहाँ से बाघ की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। और जंगल में तो अब बाघ देखें तो वहाँ से पूरा ही विलुप्त हो गया है, लेकिन जब इस प्रकार के उद्यान में रखा जा रहता है तब वहाँ से जो है तो बाघ की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। फिर आगे कहा जाता है संकटपन वन्यजीव। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है एवं लुप्त होने के कगार पर है, संकटपन जंतु कहलाती है। हम जानते हैं कि डायनासोर लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। आज भी कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास अवधारणा होते हैं, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। आज सिर्फ बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा नहीं है, बल्कि छोटे जंतु भी जो सो विलुप्त होते जा रहे हैं। और बड़े जंतु की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। देखिए, जो बड़े जंतु हैं जैसे हाथी, वो कम विलुप्त हो रहे हैं, बाघ कम हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे जंतु हैं वो जो सो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, जैसे कि गिलहरी, ये सब जो है सो बहुत जल्दी ही विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि ये छोटे जीव हैं और इन पर जो सो ज़्यादा कोई देखभाल नहीं करता है, जिसके कारण से ये विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है, जैसे सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दय से मार डालते हैं। और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं, परंतु उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। और यद्यपि ये आकार में छोटे होते हैं, परंतु हमारे पारितंत्र में उनका योगदान का अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के महत्वपूर्ण भाग हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे अगर पर्यावरण में एक भी छोटा जीव जो सो विलुप्त होता है तो हमारे लिए बहुत ही क्षतिग्रस्त है। अर्थात
इन पर जो सो अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनदेखा करते हैं तो क्या होता है कि हमारा पर्यावरण जो सो संकट में पड़ जाता है। और इस प्रकार से सिर्फ बड़े जीवों को नहीं, छोटे जीवों को भी जो सो मारना दंडनीय अपराध है, और इस प्रकार के दंडनीय अपराध देना भी चाहिए जो मारता है। फिर आगे कहा जाता है पारितंत्र, किसी क्षेत्र के सभी पौधे प्राणी, सूक्ष्मजीव एवं जैविक घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से वहाँ पारितंत्र का निर्माण करते हैं। क्या संकट का प्रजाति का रिकॉर्ड है डेरा डेटा रेड डाटा पुस्तक। कौन सी प्रजाति संकटवन इसे खास तरह के रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं। आइए रेड डाटा पुस्तक के विषय में जानते हैं। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटवन स्पेशलिस्ट का रिकॉर्ड रखा गया है। पौधे जंतुओं और अन्य अनस्पेशलिस्ट के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं, बट जो सो इसमें लिखा हुआ कुछ हम अपने अनुमान से बताते हैं। कहीं लिखा हुआ कि जो सो बहुत ऐसे छोटे जीव हैं जो है वह जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसे हमें बचाना चाहिए। फिर आगे कहा जाता है कागज का पुनः चक्रण। कागज जो है, जो हम लिखते हैं, जो किताब का कागज है, उसका पुनः चक्रण कैसे होता है समझिए। आपने कभी सोचा है कि पुस्तक एवं कॉपियों के लिए कागज कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों को काट लिया जाता है। अतः हमें कागज बचत करनी चाहिए। उपयोग के लिए कागज का 5 से 10 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र एक दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्षों का बचा सकते हैं। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज उत्पादन के उद्योग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकती है। इसी के साथ कागज उत्पादन के उद्योगों में आने वाले हानिकारक रसायनों से भी बच सकते हैं। और इस प्रकार कागज का उपयोग कम करने से क्या होता है कि कागज पेड़ पौधे से बनते हैं, तो पेड़ काट कर जो सो बनाया जाता है। और अगर जो सो हम कागज का उपयोग कम करें तो पेड़ काटना जो सो हमारे लिए, पेड़ भी कम कटेगा और पेड़ कम कटेगा तो हमारा पर्यावरण जो है सो संतुलित रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की बात है। फिर आगे कहा जाता है पुनर्रोपण। क्या वनोन्मूलन का कोई अस्थायी हल है? हाँ, वनों का संसाधन समाधान पुनर्रोपण है। पुनर्रोपण में काटे गए वृक्ष की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्ष रोपण किए जा सकते हैं। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पेशलिस्ट प्रजाति के हो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष को लगाने चाहिए जितने हम काटें। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यही वनोन्मूलन क्षेत्र का अवधि है, छोटा है। प्राकृतिक और एक मानव रूप से भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मनुष्य भी जो सो पुनर्रोपण कर सकता है और प्राकृतिक भी खुद कर सकती है। लेकिन प्राकृतिक करती तो लंदफंद गाछे उग जाते हैं, लेकिन मनुष्य करती है तो क्या होता है, जो उसकी प्रजाति की एक ही प्रजाति के सभी पौधे लगाता है। फिर आगे कहा जाता है वन संरक्षण अधिनियम। अब वन संरक्षण अधिनियम कुछ बनाया गया है, वह क्या नियम है ये समझिएगा। देखिए, कहा जाता है वन संरक्षित अधिनियम। भारत में वन संरक्षित अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन और उसके समीप रहने वाले लोग की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण हो सके। कहने का बात ये है, या कहने का अर्थ ये है कि जो सो सीधा समझिए कि हमारे पर्यावरण को अगर हम अनबैलेंस नहीं करना चाहते हैं, अर्थात असंतुलित नहीं करना चाहते हैं, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्षारोपण आप नहीं करेंगे, सिर्फ वृक्ष को काटेंगे और वृक्ष को लगाएंगे नहीं, तो जो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। और असंतुलित होने के कारण से हमारा क्या होगा, हमारा जीवन जो सो खतरे में पड़ सकता है। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो समाप्त होता है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।